Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, Money and Banking. New chapter, second unit, Money and Banking. मनी क्या है, बैंक क्या है और मुद्रा और बैंक के क्या कार्य हैं, ये किस प्रकार से फंक्शंस करता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग मुद्रा के बारे में लेते हैं। मनी क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह केवल मुद्रा के बारे में है कि मुद्रा क्या है, व्हाट इज मनी, मनी क्या है या मुद्रा क्या है, मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा की जब मुद्रा प्रचलन में नहीं था, अर्थात जो वर्तमान समय में हम लोग रुपये पैसे वगैरह देखते हैं, नोट्स देखते हैं, यह जब प्रचलन में नहीं था तो उस समय जो वस्तुओं की लेन देन होती थी उसे बार्टर सिस्टम कहते थे। उसे बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। क्या होता था? बार्टर सिस्टम। और उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात वस्तु को दे करके हम दूसरी वस्तु लेते थे। वस्तु के बदले में वस्तु की लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। तो यदि मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, ए और बी, ए के पास गेहूं है और दूसरे के पास चावल है, तो ए अपना गेहूं दे करके चावल लेता था। इस तरह से लेन देन करते थे। तो इसको वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन करना बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। दी एक्सचेंज ऑफ गुड्स या एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। या वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु के बदले में वस्तु की लेन देन होती है। इसको सीसी इकोनॉमी कहते हैं। सी इकोनॉमी, इसको सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। सी फॉर कमोडिटी, सी फॉर कमोडिटी और टी सी फॉर कमोडिटी, कमोडिटी कमोडिटी और ये इकोनॉमी था। अर्थात वस्तु के बदले में कमोडिटी मतलब वस्तु और फिर वस्तु के बदले में लेन देन करता है, इसलिए इसे सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम समझ गए। लेकिन इसके जब बार्टर सिस्टम प्रचलन में था तो कुछ कठिनाइयाँ आती थी। उस कठिनाइयों को बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आगे का हम लोग जो टॉपिक है उसमें लिखेंगे डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम, डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम या ड्रॉबैक्स, कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली के अवगुण क्या है, दोष क्या है या कमी क्या है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला ड्रॉबैक्स है डिफिकल्टी इन डबल कोइंसिडेंस। इसकी पहली कमी थी डिफिकल्टी इन डबल कोइंसिडेंस of one। यह आवश्यकता
आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव से हमारा तात्पर्य है कि जो चीज़ें हम चाहते हैं वह प्राप्त नहीं हो पाना, ये आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव कहलाता है। जो चीज़ें किसी व्यक्ति को जरूरत है वह उसे प्राप्त नहीं हो पाना या उसके मिलने में कठिनाई होना, यह आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम उदाहरण देते हैं कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। मान लेते हैं ये व्यक्ति के पास बीज है, गेहूं है और दूसरे के पास राइस है। ठीक, मान लेते हैं दो व्यक्ति लेते हैं, एक के पास व्हीट है, गेहूं है और दूसरे के पास राइस है। ये व्हीट देना चाहता है बी को और बदले में राइस लेना चाहता है। ये व्यक्ति बी को अपना व्हीट देके, गेहूं दे करके उससे राइस लेना चाहता है, लेकिन बी व्यक्ति को व्हीट की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है क्लॉथ की, कपड़े की जरूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ दोहरे संयोग का अभाव आया, कारण कि यह राइस देने के लिए तैयार है लेकिन व्हीट लेने के लिए तैयार नहीं है, कारण कि उसको व्हीट की जरूरत ना हो करके उसको क्लॉथ की जरूरत है। अब ए को एक ऐसे व्यक्ति सी को ढूंढना होगा जो इसका व्हीट लेकर के ये व्हीट दे देगा और बदले में ये क्लॉथ बी को देगा। इस तरह से जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे कठिनाइयां आना शुरू होता है, कारण कि हमारे दिनमर्रा की दिनचर्या में रोज बने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार की होती जाती हैं। इसलिए हमें बहुत सारे व्यक्तियों से संपर्क करना पड़ता, लेन देन में कठिनाई आती है। इसको हम लोग डिफिकल्टी इन डबल कोइंसिडेंस कहते हैं, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव कहते हैं। अर्थात आवश्यकता का दोहरे संयोग का अभाव है कि जो हमारी इच्छा है वह हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं और लेन देन में कठिनाई होती है। तो यह पहला। दूसरा था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। दूसरा जो कठिनाई की डिफिकल्टी थी, तो दूसरी डिफिकल्टी के बारे में लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। दूसरी जो कठिनाई है लैक ऑफ कॉमन यूनिट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, अर्थात मापन की समान इकाई, मापन की समान इकाई का अभाव, मापन की समान इकाई का अभाव। मापन की समान इकाई का अभाव से हमारा तात्पर्य है कि जैसे मान लेते हैं व्हीट है और मान लेते हैं एक और है, मान लेते हैं गेहूं है और गाय है, तो एक गाय के बदले में कितना व्हीट दिया जाएगा। एक गाय यदि किसी को खरीदना है और उसको गेहूं देना है तो गाय के बदले में कितना गेहूं देना होगा, या मान लेते हैं व्हीट है और उसके बदले में क्लॉथ लेना है, कपड़े लेने हैं, तो 1 मीटर क्लॉथ के बदले में या एक क्लॉथ के बदले में, एक चादर के बदले में कितना व्हीट देना होगा। तो इस तरह से मापने की इकाई का अभाव था। जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो इसमें लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का अभाव था। तीसरी कठिनाई थी फ्यूचर, लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट,
लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तीसरा हम लोग देखेंगे कि लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट क्या था। मान लेते हैं तीसरा लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट, भविष्य में भुगतान, भविष्य में भुगतान का अभाव इसमें होता था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास होल लाइफ, पूरी जिंदगी उसके घर में काम करता है, उसकी सेवा करता है या उसकी खेती बाड़ी में हिस्सेदारी बटाता है। अब जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो उसे भविष्य में क्या क्या चीज़ें और कितनी मात्रा में दी जाएगी, इसको भविष्य में किए जाने वाले भुगतान कहते हैं। तो भविष्य में किए जाने वाले भुगतान का अभाव था। बुढ़ापे में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं पड़ती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास और उसके साथ में दवाइयाँ, ये सब चीज़ों का जरूरी होती है बुढ़ापे में, भविष्य में। तो इन चीज़ों का भुगतान किस तरह किया जाता, क्या उस व्यक्ति को प्रत्येक महीने में गेहूँ, चावल या खाने पीने की चीज़ें, वस्त्र या दवाइयाँ वह व्यक्ति पहुँचाएगा? नहीं, इस तरह से यह कठिनाई होती थी, इसलिए इसको लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट कहते हैं या भविष्य में किए जाने वाले भुगतान का अभाव कहा जाता है। और जो अंतिम अभाव था वह लैक ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ स्टोरेज था, लैक ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ स्टोरेज अर्थात संग्रह करने का अभाव, संग्रह का अभाव। यह मान लेते हैं कोई व्यक्ति गांव, उसके पास 10-20 गायें हैं, तो गाय को कितना दिन तक वह प्रिजर्व करके रख सकता था। या कोई व्यक्ति किसान है, वह राइस या व्हीट का उत्पादन करता है, तो इसको भविष्य में कितने दिनों तक संग्रहित करके बचा के रख सकता था। क्योंकि ये सब चीज़ें कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएंगी, गायें मर जाएंगी। इसलिए जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो उस समय क्या था, उस समय यह अभाव पाया जाता था कि भविष्य में उसका बहुत मात्रा में संग्रह नहीं किया जा सकता था, बहुत दिनों तक संग्रह नहीं किया जा सकता था। तो ये हमारे वस्तु विनिमय प्रणाली के 4 दोष थे। पहला दोष था कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दूसरा जो अभाव था वह लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, थर्ड था लैक ऑफ फ्यूचर पेमेंट, एंड फोर्थ लैक ऑफ स्टोरेज। जो तो ये चारों दोष के कारण ही धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ और वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हैं, हमारे रुपये हैं, पैसे हैं, नोट्स हैं, और इन सब से हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं। तो विद्यार्थियों या परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और इसके अवगुण या दोष या कमी क्या है। तो इसको आप नोट्स बनाएंगे, इसका अध्ययन करेंगे, किताब की सहायता लेंगे और हमारे से बात करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।